हेलो गाइस। यहाँ मैं स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए बहुत लाभदायक होगा। जो तैयारी कर रहे हैं सभी तैयार रहें। रेडी। देश की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच ग्रामीण पंचायतें अपनी एक अलग भूमिका निभा रही हैं। हर ग्राम पंचायत की अपनी एक राजनीति होती है और अपनी ही समस्याएं। सैद्धांतिक रूप से हम भले ही इन ग्राम पंचायतों को देश के लोकतंत्र का आधारभूत इकाई मानते हों और उनसे बड़ी उम्मीदें भी बांधते हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें उनकी याद साल में एक बार 24 अप्रैल को ही आती है, जब पंचायती राज दिवस आता है। आमतौर पर यह दिवस शुभकामना संदेशों, कुछ सरकारी योजनाओं की घोषणा और पंचायतों की भूमिका के यशोगान जैसी औपचारिकताओं के साथ ही बीत जाता है। लेकिन इस साल पंचायती राज दिवस ऐसे मौके पर पड़ा जब देश एक आधारभूत संकट से गुजर रहा है। ऐसे में इस दिवस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मौका दिया कि वे न सिर्फ इस मुद्दे पर ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद बनाएं, बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए उन्हें तैयार भी करें। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात की, उसे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस लड़ाई को गांव के स्तर पर शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती 1.5-2 महीने में इसका ज़्यादातर विस्तार महानगरों और छोटे बड़े शहरों में हुआ, लेकिन तमाम पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद जिस तेज़ी से यह बढ़ रहा है, उससे यह खतरा हमेशा बना हुआ है कि यह वायरस संक्रमण किसी भी समय ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सकता है। यही एक ऐसी आशंका है जो केंद्र व राज्य सरकारों और पूरे चिकित्सा जगत को परेशान कर रही है। संक्रमण के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने का अर्थ होगा कि देश की 70% आबादी पर खतरे का मंडराना। गांवों में अभी भी मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं बहुत नहीं हैं, कम से कम इतनी तो कहीं नहीं कि वहां कोविड-19 के मरीज की पूरी देखभाल हो सके। शहरी अस्पताल वहां से बहुत दूर हैं और वे पहले ही काफ़ी दबाव में हैं। ऐसे हालात में ग्राम पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं, खासकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। प्रधानमंत्री के संबोधन ने उन्हें यह भूमिका सौंपने की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि गांव वालों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दावली में नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए उन्होंने 2 गज की दूरी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। इसमें राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए यह संदेश छिपा है कि गांव से संवाद बनाने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में अपना समझाना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही कि कोरोना संकट ने एक सबसे बड़ा सबक यह दिया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। बिना आत्मनिर्भर बने इस तरह के संकट का मुकाबला नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्तर पर हमने पिछले चंद रोज में ही यह देख लिया कि चिकित्सा सामग्री के मामले में विदेशी बाजार पर निर्भरता कितनी तरह की समस्याएं खड़ी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बात ग्राम पंचायतों से कही है, इसीलिए इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उनका संकेत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी है, खासकर चिकित्सा सुविधा के मामले में। अगर सचमुच ऐसा हो सकता है तो यह एक बहुत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। पंचायती राज दिवस ने प्रधानमंत्री को वह मौका दिया कि वह देश के गांवों को कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए तैयार कर सकें। जनवरी में हमारी अर्थव्यवस्था की जो खस्ता हालत थी, वह लॉकडाउन के 1 महीने में और भी ज़्यादा खराब हो गई। अब सवाल जीने या मरने का है। इसे यूं समझें कि अर्थव्यवस्था फिलहाल वेंटिलेटर पर है, जिसे जीवित रखने के लिए वेंटिलेटर मशीन को पर्याप्त बिजली की दर
कार है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से बिजली से आश्रय मांग और उत्पादन से है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था तभी गतिशील रहेगी जब देश में मांग की स्थिति बनी रहेगी और उत्पादन होता रहेगा। मगर क्या एक इस महीने की बंदी में ऐसा हो सका? लॉकडाउन एक अच्छी नीयत से उठाया गया कदम है, यकीनन हमें इसकी ज़रूरत थी, तभी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामा जा सके। चूँकि हमारे देश में चिकित्सा तंत्र कमज़ोर है, इसीलिए जब तक वह इस वायरस से लड़ने के काबिल नहीं हो जाता, हमें वक्त की ज़रूरत थी। हम कुछ हद तक कामयाब भी रहे। सोशल ब्रेकडाउन, जान माल की भारी तबाही को रोकने में लॉकडाउन कारगर साबित हुआ, मगर इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। दरअसल हमारे देश में 94% कामगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जो रोज़ कमाते और खाते हैं। उनके पास इतनी बचत नहीं कि वे 2-3 महीने का राशन इकट्ठा कर सकें। जाहिर है कि जो जहाँ है उसे उसकी बुनियादी ज़रूरतें वहीं पूरी की जानी चाहिए। ज़रूरतें पूरी ना होने पर लॉकडाउन का उल्लंघन लाजमी है। ऐसा हमने पिछले दिनों देखा भी, और किस किस तरह के महानगर से कामगारों का हुजूम गांव की ओर निकल पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम असंगठित क्षेत्र के कामगारों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं और बुनियादी तौर पर अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है। इसीलिए अगर प्रशासन चाहे तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ज़रूरतमंदों तक हो सकती है। इसके लिए एक व्यापक जन वितरण प्रणाली की ज़रूरत है। इसके इसमें अगर किसानों का हित भी जोड़ लिया जाए तो स्थिति कहीं बेहतर हो जाएगी। जैसे लॉकडाउन के कारण खेतों में फसल मंडियों तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि माल ढुलाई बंद है। नतीजतन किसान सब्जी फल जैसे उत्पादन खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर है। प्रशासन इन फसलों को खेतों से खरीदकर नज़दीकी शहरों में जन वितरण का काम कर सकता है। इससे गांवों में पैसा आएगा और मांग व उत्पादन दोनों में गति आ सकेगी। लॉकडाउन तभी सफल होगा जब इसको सही ढंग से लागू किया जाएगा। अभी देश में सभी तरह के उत्पादन रुके हुए हैं। कृषि, बिजली, गैस आदि के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उत्पादन जरूर हो रहा है, मगर यह इतना नहीं कि देश की आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। देखा जाए तो अभी हमारा महज 25% अर्थव्यवस्था काम कर रही है। विश्लेषक लॉकडाउन को कम से कम 10 हफ्ते तक बनाए रखने के पक्ष में हैं। ऐसे में अगर कोरोना काल के बाद हमने तेज गति से काम बढ़ाए भी तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम वहीं रहेंगे जहां जनवरी में थे। अनुमानों की माने तो पिछले साल हमारा उत्पादन 200 लाख करोड़ रुपए का था, जो इस साल घटकर 120 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसका असर यह होगा कि हमारा टैक्स कलेक्शन तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि फ़िलहाल अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन ही होगा और कर राजस्व गैर अनिवार्य वस्तुओं से जुटाए जाते हैं। जाहिर है जीएसटी संग्रह भी 80 से 90% तक गिर जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह भी करीब करीब शून्य रहेगा। इसका असर आयकर पर पड़ेगा और इसमें भी तेज गिरावट आएगी। यानी इस साल बजट के तहत जरूरी काम करना भी सरकारों के लिए मुश्किल होगा। यह स्थिति केंद्र के सामने भी आएगी और राज्यों के सामने भी। इसमें लड़ने के लिए सरकारों को गैर पारंपरिक रास्ता अपनाना होगा। उन्हें अनिवार्य सेवाओं की बहाली पर पूरा ध्यान देना होगा। यह काम तभी होगा जब वे अपने खर्च घटाएंगे। उनको अपने नियमित खर्च में ज़बरदस्त कटौती करनी होगी। निवेश 1 साल के लिए रोकना होगा। हालांकि इसका असर यह होगा कि नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, मगर यह एक ऐसा वक्त है जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। आपात स्थिति युद्ध काल को माना जाता है, पर उसमें भी मांग बढ़ जाती है। लेकिन अभी ना तो मांग है, ना उत्पादन है, ना आपूर्ति, तो जैसे खत्म ही हो गई है। इसीलिए सरकार के पास जो थोड़ा बहुत संसाधन बचे हैं, उनको वे जनता तक जरूरी खुराक पहुंचाने के काम में लगाए। इसे सर्वाइवल पैकेज कहा जा सकता है, यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम। ऐसे कदम सामाजिक विद्रोह की आशंका को निर्मूल साबित कर सकते हैं। इस पैकेज में कारोबारी हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
असल में लॉकडाउन का व्यापार पर खूब नकारात्मक असर पड़ रहा है। खासतौर से छोटी पूंजी वाले कारोबारी अपना लाभ कारोबार में ही लगाते हैं। उनके पास जो बहुत थोड़ी बचत होगी वह अब खत्म हो चुकी है। बड़ी कंपनियों के पास बेशक सिंचित निधि होती है, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें भी नुकसान होगा। खासकर वित्तीय संस्थाओं की सेहत सबसे ज़्यादा खराब होने की आशंका है। अगर कोई भी वित्तीय संस्था डूबी तो आपस में जुड़े रहने के कारण वह अन्य कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाएगी। समाप्त। यह है हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 1400 शब्द मिनट हैं, जो मैंने 10 मिनट में आपको डिक्टेट करे हैं। सभी लिपि अंतरण शुरू कर दें।